नमस्कार दोस्तों। अक्सर आर्बिट्रेशन का नोटिस आते ही हम परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी में अक्सर ऐसी गलती कर बैठते हैं जो कि हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। खासकर वो दो गलतियां हैं जो हम अक्सर करते हैं। पहली गलती तो ये करते हैं कि जैसे ही नोटिस आया आर्बिट्रेशन का, तो हम या तो अपने स्तर पर ही उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं या फिर कोई भी हमारा साथी वकील होता है उसके पास जाते हैं और फिर जो एक स्टीरियोटाइप रिप्लाई बनता है कि ये जिम्मन गलत है, ये पैरा गलत है, ऐसा होना चाहिए, एक स्टीरियोटाइप जवाब, इस टाइप का जवाब रिप्लाई तैयार करके हम भिजवा देते हैं और ये हमारी गलती होती है। कारण कि जैसे ही आपने उनके किसी भी एलिगेशन को डिनाई किया या एडमिट किया, दोनों ही अवस्था में आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। डीम्ड एक्सेप्टेंस बनती है कि जो आर्बिट्रेटर नियुक्त हुआ है उसकी जुरिस्डिक्शन को आपने स्वीकार कर लिया और ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरी गलती जो अक्सर करते हैं वो ये होती है कि हम को जब बार बार नोटिस आता है अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करने के लिए, रिप्लाई फाइल करने के लिए, तो हम स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस अपनी जो भी कहानी है पूरी डिटेल से लिखकर उनके सभी एलिगेशंस को नकारते हुए हम पेश कर देते हैं। ये हमारी दूसरी बड़ी गलती होती है। कारण क्या है कि जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसमें सेक्शन 16 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो प्ली ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, यानी जो आर्बिट्रेटर नियुक्त हुआ है, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बैंक द्वारा, एनबीएफसी द्वारा जो नियुक्त किया गया है, उसकी जुरिस्डिक्शन को ऑब्जेक्ट करने का जो हमारा अधिकार है वो केवल उस समय तक है जब तक कि स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल ना कर दिया जाए। जैसे ही स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस हमारी तरफ से फाइल हुआ तो इसका मतलब ये कि हमारा ये अधिकार जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करने का हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारे पास एक लीगल टैक्टिक्स होती है कि इस आधार पर हम काफ़ी लंबा आर्बिट्रेशन को डिले कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। और अगर एक बार ये स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल हो गया या रिप्लाई की वजह से, स्टीरियोटाइप रिप्लाई की वजह से डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया, तो इन दैट केस आपका ये अधिकार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और इस अधिकार के बिना आर्बिट्रेशन को ज़्यादा समय के लिए डिले करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये अधिकार आपके पास है तो पूरी संभावना है कि आप उसको 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना और कुछ जगहों पर तो ये भी देखा गया है कि 1 सवा डेढ़ साल तक भी आप इस चीज़ को खींच सकते हैं। और जैसे ही 1.5 साल होता है आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक, जो आर्बिट्रेटर नियुक्त हुआ उसके राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। वो आगे विदाउट गेटिंग फर्दर परमिशन वो आर्बिट्रेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए कैसे भी करके इन दो गलतियों को करने से बचें और इसकी बजाय जो सही रास्ता है, जो मैंने अपनी जो दूसरी वीडियोज़ हैं उसमें बताया भी है, फिर भी यदि मान लीजिए आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझसे और मार्गदर्शन ले सकते हैं, मेरी हेल्प ले सकते हैं, मेरी सर्विसेज भी ले सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर अंत में दिया है। मगर आप सभी से, जैसे मैं हमेशा निवेदन करता हूं, कि कभी भी वॉइस कॉल ना करें, क्योंकि वॉइस कॉल बहुत ज़्यादा आने की वजह से मुझे फिर थोड़ी समस्याएं होने लगती है, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता और जो जेन्युइन कॉल्स हैं उनका भी रिप्लाई करने से छूट जाता है। तो इन दो बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि ये प्रोविज़न्स ऐसे हैं, आर्बिट्रेशन का कानून ऐसा है कि बेहद बैंकों के पक्ष में है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा भी बैंक उठाते हैं। मगर आपको घबराना नहीं है, धैर्य नहीं खोना है। धैर्य से ही आपको रास्ता मिलेगा, समाधान मिलेगा। धन्यवाद।